Hello, everyone. Our new topic, human indicators. Yesterday till growth rate of population we are studying uh, the demographic profile. Under that three things are coming. One is growth rate, second is your sectoral development, and third is human development. So now today human development we are starting. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ह्यूमन का डेवलपमेंट चेक करने के लिए अलग अलग रेट्स बनाए गए हैं जिसको कहा जाता है HDI। HDI होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसके थ्रू डेवलपमेंट चेक करी जाती है। तो कुछ इंडिकेटर्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हैं, सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सॉरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कंट्री में बेटर हो गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ लोगों की हमारी कंट्री में चलेगी। तो दैट इज इम्प्रूव्ड। एडल्ट लिटरेसी रेट मींस आज हमारे अबव 18 इयर्स एडल्ट कहलाते हैं। तो अबव 18 इयर्स के बच्चों का लिटरेसी रेट बढ़ गया है, मींस एजुकेशन लेवल हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गई है। पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज हमारी कंट्री में लो हो गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? बॉर्न चाइल्ड की जो डेथ हो जाती है उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन आवर कंट्री। देन नेक्स्ट आपका है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मींस बर्थ होते समय जब मम्मीज की डेथ हो जाती है, दैट इज, सो वो भी आपके यहाँ इम्प्रूव हो गया है। सॉरी, दैट मीन्स रेशो कम हो गया है। इम्प्रूव का मतलब कि अब कम लोगों की डेथ होने लगी है, तो रेशो लो हो गया है, तो वो बेटर है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एसिस्ट टू इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, मतलब वाटर सोर्सेज भी लोगों को अब इजीली मिलने लगा है, तो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव। अंडर नरिश पॉपुलेशन कम हो गई है, मीन्स पहले लोगों को अंडर नरिश चीजें मिलती थी, अब वो अंडर नरिश प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई हैं हमारी कंट्री की। देन नेक्स्ट आपको दिया है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एसेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन। सैनिटेशन प्रॉब्लम भी हमारी कंट्री में सुधर गई है। आफ्टर दैट आपका है जीडीपी हमारी कंट्री में इंक्रीज होने लगी है। हमारी कंट्री की परचेजिंग पावर हमारी कंट्री की बढ़ने लगी है, हम लोग दूसरी कंट्री से ज़्यादा सामान लेने लगे हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स को इन शॉर्ट हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। यही बॉक्स में तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, with a view to accelerate the pace of growth. Different countries are forming regional and global economic grouping based on common agreements of bilateral relation. तो हर कंट्री अपनी कंट्री की ग्रोथ चाहती है, तो उस मेन एम्बिशियस से हर कंट्री ने ग्लोबल सेक्टर में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं, एग्रीमेंट्स बनाए हैं दो और दो नेशंस के बीच में। तो वो दो नेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है रिलेशनशिप का, कि अब हम आप ही के यहाँ से सामान खरीदेंगे या आप हमारे यहाँ से खरीदोगे, तो इन तरीकों के जो एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं उन एग्रीमेंट्स को कहा जाता है बायलैटरल एग्रीमेंट, और इनका रिलेशन एक दूसरे के ऊपर सुधरने लगता है। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे टाइप के एग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल हैं सार, ईयू, एशियन, G8, G20। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, इसलिए इसको मार्क कर लीजिए। सो आपकी बुक में डेवलपमेंट इंडिकेटर का चार्ट दिया है, तो उस चार्ट से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। किसी बुक में दिया है, किसी बुक में नहीं दिया होगा, तो जिनकी बुक में दिया है तो दे कैन रेफर दैट चार्ट। उस चार्ट में क्लियरली बताया है कि कौन सी कंट्री में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इंडिया का इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, चाइना का कितना हुआ है, और हमारे पाकिस्तान का कितना हुआ है। सो जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बेटर कंडीशन में चाइना है, सेकंड इंडिया है, एंड थर्ड पाकिस्तान है। फिर रैंक हमारी कंट्री की 129th रैंक है पूरे वर्ल्ड में, चाइना 85 रैंक है, और पाकिस्तान 152, हमसे भी पीछे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी चाइना में 76 एज है, हमारे यहाँ 69% हो गई है, और पाकिस्तान में 67। दैट मीन्स हम पाकिस्तान से हर मामले में बेटर हो गए हैं, बट चाइना से अभी भी हम पीछे हैं।
ग्रॉस नेशनल इनकम हमारी कंट्री की चाइना से कम है मगर पाकिस्तान से बेटर है। तो हर कंडीशंस में हम पाकिस्तान से बेटर हो गए हैं और चाइना से अभी भी हम पीछे हैं। तो वो सारी चीजें कहलाती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। दिस मच क्लियर है सबको? Having any doubt? Now in box one topic is given liberty indicator. तो लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में आप समझ लो। आप अगला टॉपिक लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इट मे बी आर्ग्यू दैट एचडीआई रेटिंग ऑफ इंडिया इज लो कंपेयर विद चाइना। तो ये कहा जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है चाइना से हमारी कंट्री का कम है। Partly because HDI does not include parameters of liberty of life। क्यों? क्योंकि HDI के इंडिकेटर में लाइफ का इंडिकेटर नहीं आता। Political liberty of participating in state administration and social liberty of freedom of speech related to human rights। तो ये सारी चीजों के फ्रीडम्स नहीं आते। Liberty indicators refers to the measure of the extent of demographic participation in the social and political decision making। लिबर्टी इंडिकेटर्स का मतलब वो है कि हम अपने डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन में मींस जब ये इंडिकेटर्स चेक होते हैं तो वहाँ हम फ्री हैं कि हम अपने डिसीजन ले सके। तो चाइना में ऐसी फ्रीडम नहीं है। इंडिया में ये सारी चीज़ों की भी फ्रीडम है कि एनीवन कैन मूव एनीवेयर, एनीवन कैन स्पीक एनीथिंग। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग कि हमारी कंट्री में ये इंडिकेटर्स को तो एक मेजरमेंट स्केल माना ही नहीं है जिसमें हमारी कंट्री रिच है। सो ड्यू टू दैट चाइना बेटर आ जाती है और हमारी कंट्री क्या हो जाती है, उससे सेकंड स्टेप में हो जाती है। तो लिबर्टी इंडिकेटर मींस व्हाट? ओके, development strategies and appraisal and conclusion. So this is your next topic. So we will continue this topic. Development strategy of country often serves as a model and guide to others for their own development। तो ये जो डेवलपमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं ये एक मॉडल है, गाइडलाइन है हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकने के लिए। सो मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ वन कंट्री सर्व्स एज अ रेडी रेकनर टू द अदर कंट्री इन डिजाइनिंग टू इट्स ओन स्ट्रेटजी। तो किसी एक कंट्री की ग्रोथ पॉलिसी को अगर हम देखें और सोचे वही पॉलिसी हमारी कंट्री के लिए भी सक्सेस बन जाए तो ये जरूरी नहीं है, बट इट विल गिव जस्ट एन आइडिया टू अस कि हम अपनी कंट्री की पॉलिसी को किस तरीके से डिजाइन करें ताकि हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो जाए। सो इन दिस सेक्शन आपको इस टॉपिक में अचीवमेंट्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया में क्या ग्रोथ हुई, चाइना ने कैसे अचीवमेंट्स पाए और पाकिस्तान में क्या क्या चीजों की अचीवमेंट्स हुई। तो ये चीज अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट चाइना। China introduced reforms in 1978। Reforms means changes। जैसे हमारे यहाँ NEP आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे यहाँ 1991 में आया था, जबकि चाइना में रिफॉर्म पीरियड कब आ गया था? 1978 में ही आ गया था। टू एड्रेस स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि उनकी जो ग्रोथ धीरे धीरे हो रही थी उस ग्रोथ को सुधारने के लिए उनने चेंजेस लेकर आए थे अपने नेशन में। इम्पॉर्टेंट इट इज नोट दैट इंडिया एंड पाकिस्तान में ये जो रिफॉर्म हुआ है बाद में आया था। China was not dictated by the World Bank and International Monetary Fund. It was dictated by the thought process of Chinese leadership itself। इनको रिफॉर्म लाने के लिए ना किसी वर्ल्ड बैंक ने कहा था ना IMF ने कहा था। इनके जो लीडर थे उन्हीं की सोच थी कि हमें अपनी कंट्री में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। So it was realized by the leadership of China, that is Maoist strategy। ये भी मार्क कर लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। माओइस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है? तो जहाँ पे चाइना में रिफॉर्म करने के लिए लेकर आए थे क्लोज इकोनॉमी एंड अ कमांड इकोनॉमी मॉडल। तो यहाँ पे इनने इस स्ट्रैटेजी की इनकी मेन थी क्लोज इकोनॉमी रखना। क्लोज इकोनॉमी मीन्स फॉरेन कंट्रीज उनके यहाँ एंटर नहीं हो सकती, और कमांड इकोनॉमी मीन्स जो बोलेंगे वो रूल इनको फॉलो करना पड़ेगा, इनके लीडर्स जो बोलेंगे। तो वॉज नॉट यील्डिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये पॉलिसी इनके यहाँ पहले चल रही थी जिससे इनको ज्यादा जो रिजल्ट सोच रहे थे, जितना फायदा सोच रहे थे उतना फायदा हो नहीं रहा था।
So partially उनने changes करी. So partially discarding this strategy, the leadership embarked upon the domestic campaign of GLF. तो उनने उस strategy को थोड़ा थोड़ा follow करा, उसके बाद उनने GLF लेकर आए. कल समझा था GLF क्या होता है, किसी को याद है? Great Leap Forward campaign. Anybody is remembering what is GLF? फॉरवर्ड कैंपेन 1958 में हुआ था, जिनका मेन मकसद था इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना. दैट मीन्स वो अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा करना चाहते थे. उस कैंपेन को कहा जाता है GLF. क्लियर? तो GLF कैंपेन उनने उसको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करके चेंजेस करा और थोड़ा सा जो उनके पुराने रूल्स थे उनने उनमें चेंजेस लाए. तो हाउस होल्ड वॉज नॉट अलाउड टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड. हाउस होल्ड को इंडस्ट्रीज अपने घर के पीछे अलाउ कर दी गई थी खोलने के लिए. मतलब जिनके घरों के पास जमीन है वो अपनी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, ऐसा रूल बना दिया था. It is true that even this strategy has failed to achieve desired goal. तो उनकी ये स्ट्रैटेजी भी पूरी नहीं हो पाई थी, जितना उन्हें सोचा था उतना फायदा उनको नहीं हुआ था. So it had certainly provided a strong base for growth. तो इनने फिर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी थी SEZ में. SEZ भी मैंने पढ़ाया था, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना चाहा था, तो उनने इसमें भी पॉलिसीज में चेंजेस करी थी, तो भी उतना फायदा नहीं हुआ. फिर उनने FDI करा था. FDI वर्कड लाइक अ पेनाइका सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम. इनका FDI ने इनको बहुत हेल्प करी. चाइनीज इकोनॉमी जो है अल्टीमेटली एक एपिसेंटर बन गई थी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की FDI के बाद. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होने लगी? चाइना में. तो इट इज क्रिटिकल significance of China introduced and implemented each reform first at a smaller level and only then a result was found satisfactory, तभी वो larger level में करते थे. तो चाइना वाले इतने समझदार थे कि वो जो भी चेंजेस करते थे पहले वो थोड़े से लेवल में चेक करते थे. अगर थोड़े से लेवल में उनको फायदा मिलता था तो फिर वो हायर लेवल में चेंजेस करते थे. तो उनकी कंट्री में रिफॉर्म जो हुआ उनकी खुद की इच्छा से हुआ और वो अपनी पॉलिसीज अपने हिसाब से चेंज कर करके चेक करते थे. जिस पॉलिसी से फायदा हुआ उनने उसको करा और उनकी कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फेमस हो गई. आया समझ में डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना? मैं बता रही हूँ, फिर से ध्यान से सुन लीजिए. चाइना डेवलप इंडिपेंडेंट कब हुई थी? 1948-49 में. ठीक है, 48-49 में वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हो गई थी 49 में. उसके बाद वहां पे क्या था? गवर्नमेंट कंट्रोल चलता था. गवर्नमेंट कंट्रोल चलता था इसीलिए उस कंट्री को क्या कहा जाता था? कमांड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी मींस एक ही जैसे रूल्स चलते थे. ठीक है, क्या बोला मैंने? कोई रिपीट करेगा? प्लीज स्पीक अप. फर्स्ट चाइना रिपब्लिक कब हुई? यस. वहां सबसे पहले जो प्रोडक्शन होता था किसके कंट्रोल में? यस. एंड व्हाट वी आर कॉलिंग एट चाइना एज एन which type of economy? Command economy, where production of goods were done with the rule of government only. State government ही decide करके देगा what to produce, how to produce, for whom to produce. ये तीनों questions ये लोग decide करके देंगे. Now 1978 से पहले क्या क्या हुआ? 1978 से पहले GLF हुआ. GLF का मतलब अभी मैंने बताया 1958 में उनने एक रूल बनाया था कि उनको अपनी कंट्री में जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हो उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाते जानी है. इवन घरों के पास जो भी बैकयार्ड में जगह है वहां पे वो अपनी न्यू न्यू इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं. इवन उनने कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग चालू कर दिया था. कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग का मतलब क्या है? जिसके पास जमीन नहीं है तो इनने ग्रुप बना दिए थे. ग्रुप ग्रुप मिलकर एक एक जमीन पे काम करेगा, या फिर अगर 4-5 फ्रेंड्स के पास जमीन है तो सबने मिलकर अपनी अपनी जमीन मिक्स करके
ग्रुपिंग में काम करना चालू करा और जो प्रॉफिट होगा वो सब इक्वल बांट लेंगे, तो इससे काम जल्दी होने लगा। तो ये इनने 1978 से पहले चालू करा, जिसको कहा जाता है GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और कम्यून सिस्टम। तो कम्यून सिस्टम को कहा जाता है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ग्रुप में एग्रीकल्चर का काम करना। तो ये चाइना ने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए चालू करा था। देन चाइना ने एक ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन भी चालू करा था। इस कल्चरल रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग उनका क्या मेन मकसद था? ये उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, माओ जेडोंग, उनने ये पार्टी चालू करी थी, जिनका मेन मकसद था, मेन पर्पस था स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बाहर कंट्री से भेजना, प्रोफेशन उनका गेन इंक्रीज हो जाए, एक्सपेरिमेंट्स करें, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर वो अपनी कंट्री में वापस आए। सो उनका मेन मकसद था अपनी कंट्री के डेवलपमेंट करने के लिए, आइडियोलॉजी इंक्रीज करने के लिए, एजुकेशन उनको देना और बाहर से एक्सपीरियंस लेकर आना। आगे समझ में, या कंट्री के नियर बाय एरिया में प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए भेजते थे। तो ये वो 1978 से पहले करते थे। अब 1978 के बाद उनकी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी कंट्री में जो हमने सोचा वो तो हो नहीं रहा, तो माइस कम्युनिटी ने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो उनने रिफॉर्म पीरियड लेकर आए। रिफॉर्म पीरियड मतलब चेंजेस लेकर आए। तो उस रिफॉर्म पीरियड में क्या चेंजेस लेकर आए? सबसे पहली चेंजेस लेकर आए कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस रहेगा, मगर कम्यून सिस्टम को उनने स्मॉल कर दिया। मतलब ग्रुप में काम करने की जगह उनने थोड़ी थोड़ी जमीन ही सबको दे दी इंडिविजुअली, और आप मिलकर काम करो अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन में और प्रॉफिट के लिए काम करो। तो उनने इकोनॉमिक रिफॉर्म में पहला कम्यून सिस्टम एंड करा, और कम्यून सिस्टम की जगह उनने इंडिविजुअल को स्मॉल प्लॉटिंग ऑफ लैंड दे दी। तो कम्यून सिस्टम में ग्रुप में था, तो कम्यून सिस्टम की जमीन को उनने थोड़ी थोड़ी बांट कर काम करने को दे दिया। सेकेंड फेज उनने क्या करा? उनने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो थी वो जो भी है उसमें कंट्रोल, मतलब स्टेट का पैसा भी लगा था, प्राइवेट का भी लगा था, तो अब उनने प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे दी, आपको जो करना है करो। और उनने गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज है उसको कंपटीशन बढ़ा दिया प्राइवेट के साथ। तो यहाँ पे ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम चालू कर दी। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम का क्या होता है? फार्मर्स और इंडस्ट्रियलाइज्ड यूनिट ने, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों ने अपनी सेल और परचेज के हिसाब से एक प्राइस फिक्स करी और एक प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स करी। मतलब एक डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग फिक्स हुई और एक गवर्नमेंट के हिसाब से फिक्स हुई, और उसके हिसाब से जिस प्राइस में गुड्स बिकेंगे उस प्राइस को उनने गुड्स में बेचना चालू कर दिया। तो इनने ये ड्यूअल प्राइसिंग चालू कर दी। तो और तीसरा उनने स्पेशल इकोनॉमिक जोन चालू कर दिया। तो उनने ये तीन चीजें न्यू रिफॉर्म में लेकर आए। अब किसी को याद हुआ क्या क्या रिफॉर्म पीरियड हुआ? नाउ सेकंड, पाकिस्तान। पाकिस्तान गॉट रिफॉर्म पीरियड इन 1988। सबसे पहले रिफॉर्म कहाँ हुआ? चाइना 78 में, और पाकिस्तान में कब हुआ? 88 में, और इंडिया में कब हुआ? 91 में। इंडिया का रिफॉर्म पीरियड तो सबने पढ़ा हुआ है, 1991 का पढ़ा है ना। अब चाइना का आपने पढ़ लिया, अब मैं पाकिस्तान का बता रही हूँ। तो पाकिस्तान में जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था दैट इज इन 1988। मेन मोटिव टू टेक दिस रिफॉर्म टू फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान जो है धीरे धीरे लूज होने लगे थे। तो वहां पे पॉवर्टी बढ़ने लगी थी, पुअर का रेशो बढ़ने लगा था। तो इस चक्कर में उनने रिफॉर्म पीरियड लाने के लिए सोचा। तो रिफॉर्म पीरियड जो है उनका 1980 से ही उनको धीरे धीरे अपनी कंट्री की ग्रोथ कम दिखने लगी थी। तो धीरे धीरे वो जो ग्रोथ कम होती जा रही थी, इसलिए उनको रिफॉर्म पीरियड लाना पड़ा। तो पाकिस्तान had signed a relief particularly in the year 2017 और 18। तो उनको थोड़ा सा 2017 एंड 18 में रिलीफ मिला। जीडीपी उनकी कंट्री की बढ़ गई पिछले सालों से, और उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी सुधरने लगा। इन सब के अलावा उनका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर
स्टेबल हो गया और उनकी पॉजिटिव ग्रोथ दिखने लगी। कब? 2017 और 18 में। तो ओवरऑल पाक इकोनॉमी जो है उसमें कंसीक्वेंट चेंजेस आए हैं 1988 से, मगर हम उसको डिसहार्टन नहीं कर सकते कि बिल्कुल चेंज नहीं आए। हम कहेंगे धीरे धीरे पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रिप्ड हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करी है। तो प्राइमरी रीजन जो उनका लॉस का था, वहां का था लीडरशिप हैज फेल्ड टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस। लीडरशिप का रोल चलाते थे, वो सिग्निफिकेंस इंस्टीट्यूशंस का रोल तो भूल ही गए थे कि उनसे भी कुछ फायदा होता है। एग्रीकल्चर को उनने हाईली वॉलेटाइल माना था। वॉलेटाइल मींस एग्रीकल्चर लेड टू volatility in the exports and finally volatility in the foreign reserve। तो एग्रीकल्चर जो है चेंजेस लेकर आता है, आपका एक्सपोर्ट में भी बड़ी डिमांड कम ज़्यादा होती है और जिसके कारण आपका फॉरेन करेंसी भी आपके यहाँ बढ़ती कम होती है। तो पाकिस्तान हैज कंटिन्यू टू रिलाई ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। पाकिस्तान मेनली किसके ऊपर रिलाय था कि उनको फॉरेन से पैसा उनके यहाँ ट्रांसफर होगा या ये फॉरेन कंट्री से लोन ले लेंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारी कंट्री में भी इंडस्ट्रीज खुले, मगर जो खुल नहीं रही थी वो लॉस हो रहा था। वहां पे भी उनकी कंट्री जो लोन ले रही थी वो वापस नहीं कर पा रही थी। तो उनकी कंट्री में किस में शिफ्ट होती जा रही थी? डेब्ट ट्रैप में। तो कंडीशन जो है उनकी कंट्री की भी बेकार होती जा रही थी, क्योंकि लोन लिया है, लोन वापस नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहे। तो ये प्रॉब्लम उनकी इकोनॉमी में भी फेस हो रही थी। तो पाकिस्तान बहुत ही पुअर कंडीशन में चली आ गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान सुधरना चालू हुई। तो वही अगला टॉपिक है, री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। तो क्या इमरजेंसी आ गई थी पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान को जो डेवलप प्लान इकोनॉमी कहा जाता था, पाकिस्तान लार्जली प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। उनने मेन मकसद रखा था अपनी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज है उसका डेवलपमेंट करना है rather than foreign industries। फिर इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो पाकिस्तान में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, मगर उससे ज़्यादा उनने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। ग्रोथ रेट कंटिन्यू था। पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म 1988 में शिफ्ट हुए थे ताकि वो प्रोटेक्शन पे शिफ्ट हो जाएं, कंपटीशन को खत्म कर दें। मतलब दो इंडस्ट्रीज का कंपटीशन खत्म करके दोनों इंडस्ट्रीज की सेफ्टी के बारे में सोचे, ये प्लानिंग करी थी पाकिस्तान ने। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है आपका बड़ा था, रिजल्ट चेंजेस आई थी, उससे कुछ फायदे भी हुए, कुछ घाटे भी हुए। तो ये सारी चीजें जिसके कारण हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। नाउ टेल मी अप टिल हियर इट इज क्लियर। नाउ इंडिया का रिफॉर्म पीरियड तो सबको मालूम है। 1991 में इंडिया में क्या हो गया था, मालूम है कि नहीं मालूम? नॉट नोइंग। इंडिया की पोजीशन क्या हुई थी? चाइना और पाकिस्तान से पुअर भी हो गई थी। कंडीशन ये हो गई थी कि इंडिया बैंकरप्ट हो गई थी। इंडिया ने जो पॉलिसीज बनाई थी उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इंडिया में एलपीजी पॉलिसीज स्टार्ट करी गई थी। तो देखो इसमें क्या कहा है, परफॉर्मेंस इज नाइदर सो बैड नॉट सो गुड, वी आर फार अहेड पाकिस्तान बट फार बिहाइंड चाइना। तो हम अगर पाकिस्तान से आगे थे तो चाइना से बहुत पीछे ही थे। पाकिस्तान की जीडीपी 11% थी। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट 11% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की जितनी भी जीडीपी है उससे पाकिस्तान की जीडीपी बस 11% है उसकी। तो जीडीपी ऑफ इंडिया इज 41% ऑफ चाइना। मतलब हम चाइना से पीछे हैं मगर पाकिस्तान से तो बहुत अच्छे हैं। इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड चाइना व्हेन इंडिया like China has focused on SEZ and offered lucrative terms to foreign investor। तो चाइना ने जो अलग अलग रूल्स बनाए उसके कारण चाइना का डेवलपमेंट हो गया। जैसे वहाँ एक SEZ पॉलिसी बनी, FDI पॉलिसी बनाई, जिससे उनने फिट्स एंड स्टार्ट्स चालू करा। मतलब जो चीज जिसको सूट होती है उसको स्टार्ट कर लो। तो ऐसे उनने बहुत सी पॉलिटिकल विल और एनफोर्समेंट ड्राइव्स चालू करी। पॉलिटिकल विल मतलब अपनी इच्छा से जो नेता लोग
पैसे लेना देना करप्शन का काम करते हैं। और एनफोर्समेंट ड्राइव मींस फोर्सफुली भी नहीं करवा सकते, मगर ये है कि आपको आपका एजेंडा बता देंगे ताकि आप अपने एजेंडा को कंप्लीट कर सको। तो इंडिया डिड नॉट हैव पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इन द इकोनॉमी। इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, क्योंकि हमारी कंट्री कैसी गवर्नमेंट कहलाती है? कॉलिशन गवर्नमेंट। तो कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब डिसीजन जो है हम लोग खुद लेते हैं, ना कि किसी से पूछते हैं। तो इट इज बिकॉज इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल के एनफोर्समेंट में आती है। इंडिया को ऑटोक्रेटिक प्रोसेस एनफोर्समेंट भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक प्रोसेस एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि चेंजेस आप तुरंत की तुरंत ले सकते हो अगर कोई चेंजेस कंट्री में हो रही है, मगर ऐसी कि जिससे सोशल वेलफेयर हो, लॉस ना हो। तो ये सारी चीजें आपकी इंडिया के इंडिकेटर में आती हैं। Keep studying.